जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनने काफ़ी सारे आंसर्स दिए थे एक इंटरव्यू में। वो अभी 6 डे विजिट पे थे साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया में। 3 दिन दोनों देशों में रुकना था, तभी वो ऑस्ट्रेलिया में थे। तो आपकी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में उनके जर्नलिस्ट ने। तो 3 टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला टॉपिक था आपका पाकिस्तान, क्योंकि अभी रिसेंटली जयशंकर ने साइप्रस में ये बोला था कि पाकिस्तान जो है एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, तो उसको लेके कुछ क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद रशिया यूक्रेन, क्योंकि आप यूरोप में हैं तो आपको ये तो मिलना ही मिलना था। और तीसरा एक चाइना के ऊपर पूछा गया था। चाइना के ऊपर क्वेश्चन ये था कि आप कैसे श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो इंडियन बॉर्डर्स पे आए थे, इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ना कि आपके सोल्जर चाइनीज टेरिटरी में घुसने की। तो वहाँ पर उन्होंने साफ साफ अप्लाई कर दिया था कि आज के टाइम में, आज के साइंटिफिक टाइम में सैटेलाइट इमेजेस से सब प्रूफ हो जाता है। तो हमारा स्टांस काफ़ी क्लियर है, इंडिया इज़ वेरी क्लियर अबाउट इट कि वो यहाँ पे घुस रहे थे, ना कि हम। उसके बाद यहाँ पे इनसे जो पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन ये था कि आप ऐसे डिप्लोमेट है उनको एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कैसे कह सकते हैं। और दूसरा पूछा था पाकिस्तान एज अ स्टेट आप उनको टेररिज्म कैसे कह सकते हैं। उसके बाद इनसे पूछा गया था कि अ, फिर रशिया के ऊपर इनसे क्वेश्चंस पूछे गए कि रशिया यूक्रेन वार को आप कैसे देखते हैं, आप रशिया को अब तक आपने कोई कन्वेंशन क्यों नहीं सेंड करी है। उसके बाद इन्होंने चाइना पे क्वेश्चन पूछा था, वो आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उनके रिप्लाई आप इनसे सुन लीजिए। You're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you are untruthful. I could use much harsher words than epicenter. तो यहाँ पे जयशंकर साहब ने सीधा सीधा ये कह दिया कि अगर आप डिप्लोमेट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रुथ नहीं बोल सकते, हम ट्रुथ बोलेंगे और मैं इससे भी ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, वो आप एक बार देख लीजिए। Considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word, because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of So course sometimes not, when we of talk, course not as a country. well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? तो यहाँ पे जयशंकर सर ने बोला, यहाँ पे क्वेश्चन ये था जर्नलिस्ट का पहले कि आप पाकिस्तान एज अ स्टेट उनको टेररिज्म कैसे कह सकते हैं। तो वहाँ पे रिप्लाई ने ये दिया है कि वहाँ पे जब ओपन प्रैक्टिस होती है ब्रॉड डे लाइट में टेररिज्म की, वहाँ पे उनको मिलिट्री लेवल की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पे उनको पूरा बाकायदा सेफली रखा जाता है। तो वहाँ को क्या लगता है कि आपके वहाँ के गवर्नमेंट को पता नहीं होगा, ये सब पूरा पता होगा, वहाँ पे उनको पूरा फाइनेंस से मिल रही है। उसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया था रशिया यूक्रेन वार में, तो वो आप एक बार देख लीजिए। Country has never publicly condemned Russia's assault and invasion into a neighboring country. Why is that so? Can you really be neutral in a war for which obviously one side bears all responsibility? Well, look, I think in international relations, you have sometimes very complicated situations, and where we are concerned, we have always taken the position that the way out is for the countries concerned to get back to dialogue and to diplomacy. I'll come To to sit that down soon, but is this a and- complicated and- situation? Is this really complicated? There's Oh, just absolutely. one big country invading its neighbor. Now, look, I can give you many instances of countries who have violated the sovereignty of another country. If I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. So do understand one thing. At the end of the day, we make judgments in foreign policy based on what we think are our long-term interests and what is good for the world. तो यहाँ पे जयशंकर सर ने ये कहा कि पहला क्वेश्चन ये था कि आप रशिया को कंडेम क्यों नहीं करते अब तक एक वार पे, और जहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है कि रशिया एक एग्रेशन साइड है। तो फिर जयशंकर ने ये कहा कि काफ़ी बार क्या होता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस और जो इंटरनेशनली होता है वो काफ़ी बार कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हमारी तब भी पूरी पूरी कोशिश रहती है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो एक पीस टेबल पे आ जाएं, एक अपनी टॉक होल्ड करें डिप्लोमेटिक, और वहाँ पे एक पीसफुल सोल्यूशन निकालें इस वार का। और उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि आपको ये सही में लगता है कि ये इंटरनेशनली अब बहुत ही वो क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है आपके लिए। तो फिर
तो यहाँ पे जयशंकर ने कहा है कि मेरे पास भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे यूरोप पूरा साइलेंस बैठा था जब वो दूसरी कंट्रीज़ की सोवरेनिटी पे अटैक हुआ था। अब इसका मेन एग्जांपल इंडिया चाइना वार 1962 से ही देख सकते हैं। हालांकि जो 1962 में इंडिया चाइना की वार हुई थी तब पूरा यूरोप चुप बैठा हुआ था, तब किसी यूरोपियन कंट्री ने कंडेम नहीं किया। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया और रशिया यूरोप में है, उन कंट्रीज़ के आसपास में ही रहता है, पूरा वहाँ पे सिचुएटेड है, तो यहाँ पे यूरोप को दिक्कत हो रही है क्योंकि जब उन पे आ गई तो फिर उनको परेशानी हो रही है। यही चीज़ जयशंकर ने बहुत ही पहले कही थी एक इंटरव्यू में कि यूरोप हैज़ टू ग्रो आउट ऑफ माइंडसेट दैट इज़ प्रॉब्लम आर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो उनने कहा था कि यूरोप को अपने इस माइंडसेट से हट जाना चाहिए और ग्रो कर देना चाहिए कि यूरोप की प्रॉब्लम जो है वर्ल्ड प्रॉब्लम है, लेकिन वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इनको ये हिपोक्रेसी छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे एस जयशंकर ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था अपना स्टांस और यूरोप को बहुत बार मिरर दिखा चुके हैं ये। फिर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो रशिया के साथ रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे हुए कैसे, आपकी रशियन इंडिया रिलेशन कितनी लॉन्ग टर्म तक ऐसे चले कैसे। तो उस पर आप ये पहले क्वेश्चन भी सुन लीजिए और रिप्लाई भी। Are you reluctant toward Moscow as well because Russia is India's most important supplier of weapons and military equipment? And therefore, Are you reluctant to criticize Moscow? no, I think, look, we have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. So how did the Indian exposure to Russia and previously to Soviet Union get built up? Because the Western democracies, for whatever reason, decided that their natural partner in our part of the world was a military dictatorship. Would you consider India an ally of Russia? No, I think India doesn't. We are an independent country. We do not define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western terminology. It's not a term that we use. तो यहाँ पे जयशंकर ने रिप्लाई करा। पहले क्वेश्चन ये था कि आप जो वेपन्स हैं आप वहाँ पे आपके पास रशिया से ही आते हैं, तो आप उसकी वजह से कंडेम नहीं करते हैं। आपके जो रिलेशन है वो अच्छे हुए हैं रशिया के साथ, इसलिए आप उनको कंडेम नहीं करते हैं। तो जयशंकर ने ये कह दिया कि आप हिस्ट्री में देखिए, आप हमारे रिलेशंस कैसे बिल्ड हुए रशिया के साथ। जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यहाँ पे डायरेक्टली यूएसए को पॉइंट आउट करते हैं, जब यूएसए ने डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करा था 1971 वार में, आप देख लीजिए, उससे पहले भी आप देख लेंगे तो आप वो यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। तो यूएसए नहीं, यूरोप भी पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करता रहता था। तो जब वेस्टर्न डेमोक्रेसीज ने पाकिस्तान के साथ टीम अप करने की पूरा प्लान बना लिया, तो फिर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इंडिया को रशिया के पास जाना ही पड़ा। इंडिया रशिया का जो फिर साइन था, पूरा वो अलायंस था, वो बन चुका था। फिर उसके बाद इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि आप क्या इंडिया को रशिया का अलायंस मानते हैं। तो अलायंस क्या होता है? अलायंस वो होता है जो पूरे देश को एक पूरा टोटली सपोर्ट कर दे कि अब बस मैं आप ही को सपोर्ट करूँगा, आपका एनिमी हमारा एनिमी, मैं आपके साथ वार में भी उतरूँगा, मैं आपको वेपन्स भी सप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे जयशंकर ने कहा हम किसी का अलायंस नहीं है, इंडिया से इंडिपेंडेंट कंट्री, और हम अपने फ्रेंड्स को पार्टनर्स मानते हैं, ना कि अलायंस। तो पार्टनर्स ये होता है कि आप हमारे भी दोस्त हैं, ये भी हमारा दोस्त है, वो भी हमारा दोस्त है। यहाँ पे कोई आपका दुश्मन हमारा दुश्मन वाला चीज़ नहीं होती है। उसके बाद सबसे फनी पार्ट आप ये देखिए यूरोप की हिपोक्रेसी की एक और, कि यूरोपियन की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे रशिया को एक स्पेस स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया गया, यानी एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दी गई है। जहाँ पे पाकिस्तान जिसने 9/11 हमला करा, 26/11 हमला करा, जहाँ पे अजमल कसाब रहता है, जहाँ पे ओसामा बिन लादेन रहता है, वहाँ पे अब तक कोई टेररिज्म ऑफ स्टेट का स्पॉन्सर का कोई टैग नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों? ये कौन सी हिपोक्रेसी की बात हो रही है यहाँ पे? फिर यही सारे क्वेश्चन थे। एक चाइना के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो मैंने आपको बताया दिया, वो उतना उसमें कुछ है नहीं डिबेट करने के लायक। लेकिन यहाँ पे जो यूरोप की हिपोक्रेसी थी एक बार वापस से एक्सपोज हुई है, पूरी रशियन डेमोक्रेसी से एक्सपोज हुई है। जब यूएसए ने, यूके ने, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तब रशिया ही आया था हमारे साथ। तो इसी वजह से रशियन इंडिया के रिलेशंस भी बिल्ड हुए थे, और यही इसका जिम्मेदार भी यूरोप ही है, और आज यूरोप को ही इसका जो पूरा रिजल्ट है वो भुगतना पड़ेगा। बाकी ये डेमोक्रेसीज और ये जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स, ये सब तो चलते रहेगा। बाकी की न्यूज़ के लिए मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद।